दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? आज हम टॉर्च से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या आपको मालूम है कि जो भी राइट्स हमें प्राप्त हुए हैं किसी भी तरह से, उन राइट्स की रेमेडी के लिए जो प्रतिबद्ध है वो लॉ है। यानी लॉ के तहत अगर हमारे राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम उसके लिए रेमेडी मांग सकते हैं, और यही रेमेडी देने का जो एक तरीका है वो टॉर्ट है। टॉर्ट का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था फ्रेंच लोगों के द्वारा, परंतु इसका विस्तृत एवं एक बेहतर रूप का प्रसार अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। भारत में इसका प्रयोग 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश कोर्ट के द्वारा किया गया। हालांकि जब अंग्रेज यहाँ आए तभी से वो मुग़ल दरबारों में टॉर्ट के तहत अपने लिए रेमेडी की मांग करते रहे थे। पी सेन नामक एक विधि वेदा की बात सुने या उनके वक्तव्य पर ध्यान दें तो उनका कहना है कि संस्कृत में एक वर्ड है जिम्मा, जिसका अर्थ आज का टॉर्ट है। यानी जो टॉर्ट आज है वही कभी जिम्मा के रूप में प्रयोग होता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टॉर्ट की जो विशेषता है या टॉर्ट का जो प्रयोग है वो बहुत लंबे समय से होता रहा है। टॉर्ट बेसिकली है क्या कि दो पक्षकार हैं, ए और बी। अगर किसी तरह ए ने बी की जो राइट हैं उसको वायलेट कर दे, यानी उसके राइट्स को क्या करे, हनन करे, और उस हनन के कारण बी का कुछ नुकसान हो जाए। अब बी का नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई की जिम्मेवारी ए के ऊपर रखी जाए, यही टॉर्ट है। ठीक है, यानी टॉर्ट जो है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस। यानी जो ये 3 शब्द है, इन्हीं 3 शब्द को ध्यान में रखकर और यह तय किया जाता है कि पक्षकार ए के ऊपर डैमेज का भार रखा जाए या ना रखा जाए। ठीक है, लेकिन एक मतलब टॉर्ट के बारे में एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये बहुत पुराना एक विधि होने के पश्चात भी इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, और सटीक परिभाषा ना होने का मुख्य कारण यही है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है? यानी टॉर्ट की विशेषता ही इसको एक बेहतर परिभाषा नहीं दिलवा पाता, और वो विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत आने वाले विवादों का निपटारा तत्कालीन समय के आधार पर की जाती है, ना कि कोई एक मील का पत्थर बना के तैयार कर दिया गया हो और उसके हिसाब से। तो टॉर्ट क्या है? एक लिविंग सब्जेक्ट है, यानी ये चलता रहने वाला सब्जेक्ट है। समय के साथ, स्थिति के साथ, क्षेत्र के हिसाब से यह एक बदलने वाला सब्जेक्ट है। तो इसके संबंध में एक मिलता जुलता या बहुत करीब का डिफिनीशन आपको विनफील्ड साहब ने दिया था। विनफील्ड साहब का कहना है कि वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट। ठीक है, यानी किसी के प्राइवेट राइट का जब हनन होता है तो वो टॉर्ट में आएगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। ठीक है, वो चीज़ क्या है कि जो प्राइवेट राइट है, यही सब चीज़ समझने की ज़रूरत है टॉर्ट में विशेषकर, क्योंकि टॉर्ट में जो है वो जैसी पब्लिक राइट आएगा वहाँ टॉर्ट खत्म हो जाएगा। टॉर्ट कहाँ लगेगा? प्राइवेट राइट। लेकिन अब यह प्राइवेट राइट होगा कब? तो ये प्राइवेट राइट होगा प्रीमरली फिक्स्ड बाय लॉ। यानी जिस व्यक्ति का प्राइवेट राइट का हनन हुआ है, यानी अगर पक्षकार बी यह कह रहा है कि हमारे प्राइवेट राइट्स का हनन हुआ है, तो पहले उसे यह बताना पड़ेगा किसी भी तरह से कि उसे जो राइट्स प्राप्त हुआ वो उक्त विवाद से पहले या अधिकार से पहले कब ही
विधि द्वारा उसे प्राप्त था। तो विनफील्ड साहब ने करीब ले जाकर बताने की कोशिश की कि अगर किसी के प्राइवेट राइट का हनन होता है और वह प्राइवेट राइट क्या होता है, प्रीमरली फिक्स्ड बाय लॉ होता है, तो ऐसे में पक्षकार ए जो होगा वो क्या होगा, वो बी के नुकसान का जिम्मेवार होगा और उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अब ये है कि इसमें जैसे ही हम लोग जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें क्या होगा, रॉन्गफुल एक्ट, यानी ए के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। बी सिर्फ ये कुछ नहीं कह सकता, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। लेकिन रॉन्गफुल एक्ट ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ यह भी होना चाहिए कि बी का नुकसान हो। ठीक है, नुकसान की जब बात आएगी तब जाके आएगा टॉर्ट। लेकिन नुकसान कितना हुआ है और कितने की भरपाई करनी है, यह निर्धारण कोर्ट करेगा। इसी कारण से टॉर्ट में क्या होता है, अनलिक्विडेट जो पेमेंट की बात आती है वो होता है। यानी कहने का ये मतलब कि कोर्ट यह तय करता है कि भरपाई कितनी की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉर्ट में जो है वो मोटी मोटी चीज़ें समझने की ये हैं। टॉर्ट की उत्पत्ति, टॉर्ट का आधार स्तंभ, टॉर्ट होने के लिए कारण, प्राइवेट राइट्स, प्रीमरली फिक्स्ड बाय लॉ जो विनफील्ड साहब की ये है, और जो एक महत्वपूर्ण है वह है अनलिक्विडेट। ठीक, तो अब इसी के आधार पर जो हम तय करते हैं कि लॉ जो है वो क्राइम से यानी कैसे अलग है, लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है, लॉ जो है वो क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट से क्यों अलग है। ठीक, तो टॉर्ट में क्या होता है, पनिशमेंट नहीं होता है, तो ये क्राइम से अलग हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं जिनमें कंसेंट हुआ रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, जैसे टॉर्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई और वहां भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो होता है दो आदमी का कंसेंट होता है। टॉर्ट में ऐसा नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिक्विडेट डैमेज देना होता है, यानी तुरंत भरपाई करनी होती है। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ कुछ अंतर है जिसे कॉन्ट्रैक्ट की जब हम डिफिनीशन निकालेंगे और विनफील्ड साहब की जब डिफिनीशन निकालेंगे तो अपने आप आधार आ जाता है। ये था टॉर्ट और टॉर्ट के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर बताएं ताकि हम वीडियो को और बेहतर तरीके से बना सकें। अच्छा, एक चीज़, एक केस मुझे ध्यान आ गया अभी, दादफुले बनाम गौरव 1881 का केस है। इसमें यह बताया गया था कि प्राइवेट राइट और पब्लिक राइट अगर आता है तो पब्लिक राइट टॉर्ट में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? उस केस में क्या था, उस केस में रिलीजियस ड्यूटी को टॉर्ट बनाने की कोशिश की गई थी, जबकि रिलीजियस ड्यूटी जो होता है वो लॉ द्वारा फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, यानी जो टॉर्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी की हम लोग बात करते हैं, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वो ड्यूटी या वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए प्राइवेट राइट्स, किसी के प्राइवेट राइट्स का हनन होना चाहिए। लेकिन रिलीजियस ड्यूटी जो है वो किसी के प्राइवेट राइट्स का हनन नहीं है, वो पब्लिक राइट्स है। ठीक है, तो रिलीजियस ड्यूटी क्या होगी, वो पब्लिक में चला गया, पब्लिक में चला गया तो क्या होगा, वो टॉर्ट में नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण केस है और आगे हम लोग फिर ऐसे ही देखेंगे। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।